हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज है हमारे पास पाठ 12, जिसका नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। सिविलाइज द नेटिव पॉपुलेशन एंड एजुकेटिंग द नेशन। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं परिचय से। आप पहले के अध्यायों में यह पढ़ चुके हैं कि भारत के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर ब्रिटिश शासन के कारण कैसे प्रभाव पड़े थे। एग्जैक्टली हमने जस्ट पढ़ा है बच्चों। तो हम इस अध्याय में यह जानने की कोशिश करेंगे कि इन चीजों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब ये सारी चीजें हैं जो नवाबों पे, राजाओं पे, जो भारतीय जनता थी, सैनिक थी, आदिवासी थे, उन पर तो प्रभाव पड़ा है, लेकिन जो भारत के जो विद्यार्थी जीवन था उस पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है, आइए उसको भी इस अध्याय में जानते हैं। तो बच्चों, भारत में अंग्रेज सिर्फ भू क्षेत्र पर कब्जा और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, अपितु उनका मानना था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है, मतलब अपने धर्म का विस्तार करना भी उनका एक अन्य लक्ष्य था। केवल और केवल भू क्षेत्र पर कब्जा करना, ठीक है, आय पर नियंत्रण करना ही उनका लक्ष्य नहीं था। ठीक है, इसीलिए विद्यार्थियों के जीवन को समझना आवश्यक है। इसीलिए बच्चों, जो वहां के स्टूडेंट लाइफ है, विद्यार्थी जीवन, उसको भी हमें समझना होगा। तो आइए, उन्हें लगता था कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है तथा उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को परिवर्तित करना है। इसके लिए कौन से परिवर्तन लाए जाने की आवश्यकता थी। भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों के विचारों के अनुसार अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कार्य किए जाने थे। अंग्रेजों के पास भी इन प्रश्नों के कोई बने बनाए उत्तर नहीं थे। इन प्रश्नों पर कई दशकों तक चर्चाएं चली। तो बच्चों देखिए कि जो अंग्रेज लोग थे, उन्हें लगता था कि देसी समाज को क्या करना है, सभ्य बनाना है। अंग्रेजी जो शासन था बच्चों, उनका क्या लक्ष्य था कि सभ्य बनाना है भारतीय समाज को, लेकिन सभ्य कितना बनाना है, जितना उनको जरूरत है, जितने उनसे अपना काम करवा सके, केवल और केवल उतना ही शिक्षित करना है और उतना ही सभ्य बनाना है। ये नीति थी किसकी बच्चों, ब्रिटिशर्स की। ठीक है, अब जो विद्यार्थी लोग हैं उनको लगता था कि देश समाज को सभ्य बनाना है, हमें रीति रिवाजों, मूल्य, मान्यताओं को परिवर्तित करना है। ठीक है, और इनके लिए कौन कौन से काम करने की आवश्यकता थी। अब भारतीयों को शिक्षित करना, सभ्य बनाना, अंग्रेजों के विचार अनुसार अपनी अच्छी प्रजा बनने के लिए मतलब कौन से कार्य किए जाने चाहिए। इन चीजों का उत्तर ब्रिटिशर्स के पास भी रहता है कि उन्हें ऐसे कौन से कार्य करने हैं जिनसे वो एक आज्ञाकारी प्रजा बन जाए, सारे भारतीय। ठीक है, अब इन प्रश्नों पर बहुत सारे सालों तक, दशकों तक चर्चाएं जो है वो चलती रही। अंग्रेज और शिक्षा, द ब्रिटिश एंड एजुकेशन, जो ब्रिटिश और एजुकेशन है उसके बारे में पढ़ते, अंग्रेज और उनकी दी हुई शिक्षा। तो अंग्रेजों के भारत आगमन से पूर्व भारत में शिक्षा प्रणाली लचीली थी, सख्त शिक्षा प्रणाली नहीं थी। विद्यार्थियों को पाठशाला और मदरसे में शिक्षा दी जाती थी। जो पाठशाला थी और मदरसे यानी कि जो वहां पर मुस्लिम बच्चे पढ़ते, शिक्षा ग्रहण करते, अपने धार्मिक शिक्षा, उन जगहों पर क्या बच्चों, उन जगहों पर शिक्षा मिलती थी भारतीय बच्चों को। उनके लिए कोई निश्चित पुस्तकें नहीं थी, मुख्य शिक्षा मौखिक ही दी जाती थी, जैसे गुरुकुल वगैरह में होती है ना, वैसे बच्चों। अध्यापकों के पास पढ़ाने के लिए निश्चित पाठ्यक्रम नहीं था, कोई सिलेबस नहीं था अध्यापकों के पास पढ़ाने के लिए। अधिकतर गणित, संस्कृत और फारसी विषय ही पढ़ाए जाते थे। कोई परीक्षा प्रणाली भी नहीं थी बच्चों, कोई परीक्षा भी नहीं होती थी। ठीक है, 18वीं शताब्दी में भारत को आधुनिक शिक्षा के लाभों से अवगत कराया गया। जो 18वीं शताब्दी में जो भारत था उसको आधुनिक शिक्षा हो गई। आधुनिक शिक्षा के क्या बेनिफिट्स थे, उनसे अवेयर कराया गया, उनके बारे में उन्हें बताया गया। ठीक है, इसका शुभारंभ क्या हुआ बच्चों, शुभारंभ कैसे हुआ, ईसाई मिशनरी द्वारा किया गया। जो ईसाई मिशनरी थे उन्होंने सुधारों की बात नींव डालनी शुरू की। उन्होंने भारत में अनेक विद्यालय खोलकर आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने का पहला कदम उठाया, ताकि वो भारतीयों को उस अकॉर्डिंग शिक्षा दे पाए, शिक्षित कर पाए जैसे उनको भारतीय चाहिए हैं। भारतीयों को ईसाई परंपरा में बदलना उनका मुख्य उद्देश्य था, मतलब इस सब पूरे भारत को ईसाई बनाना उनका लक्ष्य था।
आधुनिक शिक्षा को विकसित करने के लिए अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अनेक कदम उठाए गए। ठीक है, अब वारेन हॉस्टिंग ने अरबी और फारसी शिक्षा को बढ़ाने के लिए 1781 ईस्वी में क्या किया बच्चों, कलकत्ता में कोलकाता मदरसे की स्थापना की। हॉस्टिंग ने क्या किया, वारेन हॉस्टिंग ने अरबी और जो अरबी शिक्षा होगी, फारसी शिक्षा होगी, उसको बढ़ाने के लिए 1781 ईस्वी में कलकत्ता में क्या किया बच्चों, कोलकाता मदरसे की स्थापना की, जिसमें बच्चों क्या पढ़ाया जाएगा, जिसमें बच्चों अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाएगी। एक भाषाविद सर विलियम जॉन्स, जिन्होंने 1873 ईस्वी में जो भारत आए थे, कौन थे बच्चों, उनका नाम क्या था बच्चों, भाषाविद थे। ठीक है, जिनका नाम था विलियम जॉन्स। उसने भारत रहने के दौरान उसने संस्कृत को विकसित करने में गहरी रुचि दिखाई। जब तक वह भारत में थे तब तक उन्होंने बच्चों संस्कृत को ज्यादा से ज्यादा विकसित करना, उसको फैलाना, उसमें अपनी भूमिका दिखाई। ठीक है, उसने पौराणिक भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया और उनमें से अधिकतर विभिन्न भाषाओं में उनका अनुवाद किया। मतलब क्या किया, भारतीय जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन किया और अलग अलग भाषाओं में उनका अनुवाद किया। ठीक है, तो 1790 ईस्वी में जॉन यन डंकन बनारस में एक ब्रिटिश आवास में एक संस्कृत विद्यालय का आरंभ किया। किसने किया बच्चों, जॉन यन डंकन ने। कहा, बनारस में। ठीक है, एक ब्रिटिश आवास में, क्या जो ब्रिटिश आवास था वहां पर संस्कृत विद्यालय का शुभारंभ किया। अब यद्यपि आधुनिक शिक्षा के विकास की ओर उठाए गए इन कदमों को सफलता बहुत ही कम मिली, ज्यादा सफल नहीं रहे ये। बहुत से अंग्रेज भारत में आधुनिक शिक्षा से सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि अगर इनको शिक्षा ना दी जाए, आधुनिक शिक्षा, अगर आधुनिक शिक्षा दी गई तो ये क्या करेंगे, एक दिन हमें ही उखाड़ करके फेंक देंगे। ठीक है, अब क्योंकि वे मानते थे कि भारतीयों को शिक्षित करने से उनके शासन में समस्या आ सकती है। भारतीय नॉलेजेबल हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, चीजों को जानने लगेंगे, तो क्या होगा बच्चों, उन पर हम शासन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। जेम्स मिल ने कहा कि शिक्षा आवश्यक है। लॉर्ड मैकाले ने उनके विचार का समर्थन किया। इसीलिए अंग्रेजों के माध्यम से भारत में पश्चिमी शिक्षा को विकसित करना एक उत्तम उपाय माना गया। लेकिन अब देख बच्चों, यहाँ पर आप देखिए जो जेम्स मिल थे, जेम्स मिल ने क्या कहा, शिक्षा आवश्यक है, और उनके बाद जो लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले ने भी उनके विचारों को समर्थन किया और आगे बढ़ाया उनके विचार को। इसीलिए अंग्रेजों के माध्यम से भारत में पश्चिमी शिक्षा का विस्तार हुआ। विस्तृत करना पश्चिमी शिक्षा को एक उत्तम उपाय माना गया। लेकिन केवल और केवल इनका लक्ष्य केवल उतनी ही शिक्षा देने का था जितनी शिक्षा देकर के वह भारतीयों का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सके। आगे देखिए, शिक्षा को बढ़ावा, प्रमोटिंग एजुकेशन। तो एक घोषणा पत्र के जारी होने के बाद 1813 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी, जो कि पश्चिमी भाग से आई है भारत में, इंग्लिश शिक्षा का आरंभ हुआ। अब 1813 ईस्वी में भारत में क्या हुआ बच्चों, अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब आइए देखते हैं 1813 ईस्वी का घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन ऑफ 1813 एडी। बच्चों, इस घोषणा पत्र के अनुसार कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष हर साल केवल बच्चों 1 लाख रुपए खर्च करेगी। लेकिन शिक्षा को प्रकृति के मामलों जैसे आधुनिक पश्चिमी शिक्षा व उसके निर्देशन के माध्यमों जिसमें कि अंग्रेजी भाषा के कारण यह हल नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हल हुआ? जो शिक्षा थी प्रकृति के मामले कौन थे? जैसे कि आधुनिक पश्चिमी शिक्षा हो गई, उनके निर्देश और उनके माध्यम हो गए, यानी कि अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम के कारण यह हल नहीं हुई है समस्या। मामला 1835 ईस्वी में अंग्रेजी कानून पारित होने के बाद हल हुआ। जब 1835 ईस्वी में क्या हुआ, अंग्रेजी कानून पारित किया गया, तब यह मसला हल हुआ। यह निश्चय किया गया कि यह धन केवल उन्हीं पर खर्च किया जाएगा जो अंग्रेजों के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देंगे। जो आधुनिक शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा उन्हीं व्यक्तियों को दी जाएगी जो अपने शिक्षा के माध्यम से क्या करेंगे, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देंगे। इस प्रकार सरकार ने पूर्व के संस्थानों का समर्थन देना बंद कर दिया। अब जो पूर्व के संस्थान थे शिक्षा के लिए काम करते थे उनको समर्थन देना बंद कर दिया। केवल उन्हीं को दिया जाएगा समर्थन शिक्षा के क्षेत्र में जो भारतीय यानी जो पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देंगे। 1854 ईस्वी में
चार्टर वुड के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा भारत में शिक्षा का प्रसार करना था। अब 1854 में क्या होता है बच्चों की, जो चार्टर वुड जब आया 1854 में, उन्होंने नेतृत्व किया, उनके नेतृत्व में एक समिति का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य, उस समिति का उद्देश्य यह था बच्चों कि जो विभिन्न कार्यक्रम द्वारा भारत में शिक्षा का प्रसार किया जाएगा। ठीक है, शिक्षा को मतलब फैलाया जाएगा। तो कुछ ही समितियों ने भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपना समर्थन दिया। वे समर्थन थे, क्या क्या समर्थन दिया बच्चों, आइए देखते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में शिक्षा विभाग की स्थापना होगी। जो शिक्षा यानी कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनकी स्थापना होगी। राज्यों के शैक्षिक संस्थानों को शिक्षा व वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएंगे। और जो ये विभाग होंगे क्या करेंगे, राज्यों को जो शैक्षिक संस्थानों को शिक्षा और उनको पैसे संबंधित, धन संबंधित सहायता उपलब्ध करवाएंगे। फिर क्या है दूसरा, पश्चिमी शिक्षा ने भारतीयों को पश्चिमी तरीके से जीवन जीना सिखाया, वेस्टर्न कल्चर सिखाया, जिससे भारत में ब्रिटिश सामान की मांग बढ़ने लगी। अब वेस्टर्न कल्चर सिखाया तो वेस्टर्न चीजें यूज करना भी सिखाया होगा। और इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश में यानी कि पाश्चात्य कला की डिमांड होने लगी, उनके यूजेस की चीजें, और जो ब्रिटिशर्स थे उनके ब्रिटेन में जो सामानों का प्रयोग किया जाता था, उनकी मांग भारत में भी बढ़ने लगी, क्योंकि भारतीयों ने भी उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगला था, प्रत्येक जिलों में एक सरकारी विद्यालय खोला गया। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। हर जिले में क्या किया गया बच्चों, एक सरकारी गवर्नमेंट स्कूल खोला गया। और शिक्षा का जो लेवल था उसको और बढ़ाने के लिए बच्चों अध्यापक यानी कि टीचर्स को और ज्यादा ट्रेंड किया गया, उनको और ज्यादा पढ़ाया गया। ठीक है, अब अंत में देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, शिक्षा प्रणाली में त्रुटियां। तो त्रुटियां क्या क्या है, एरर्स इन एजुकेशन पॉलिसी में जो कमियां थी बच्चों उनको जान लेते हैं। तो यद्यपि कुछ स्कूल निसंदेह एक वर्ग के लोगों के लाभ हेतु खोले गए थे, किसी एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी थी, वर्ग था, उसके लाभ के लिए खोले गए थे। उनमें बहुत से प्राथमिक विद्यालय ऐसे थे जिनमें लाखों रुपए संचित धन की आवश्यकता होती थी। जिनमें क्या होता था बच्चों, ऐसे स्कूल थे जिनमें लाखों, बहुत सारे पैसे, जो सेविंग है, मनी है, उनकी आवश्यकता पड़ती थी। इनमें महिला शिक्षा को नजरअंदाज किया गया, विमेन एजुकेशन को बिल्कुल ध्यान नहीं किया गया इनमें। फिर 100 में से केवल 2 भारतीय महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, बहुत कम, बहुत रेयर। ऐसे कि 100 और 2 का रेशियो बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत बड़ा रेशियो है। ठीक है, जिसमें कि इन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। बहुत से समाज सुधारकों को, जैसे कि बच्चों राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद एवं व स्वामी दयानंद सरस्वती ने विद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों को स्थापित किया। उन्होंने ऐसे संस्थान उच्च शिक्षा के लिए और आधारित जो बेसिक शिक्षा, उन सब के लिए क्या किया बच्चों, विद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों को स्थापित किया। उनका विश्वास था कि शिक्षा के बिना समाज में सुधार लाना असंभव है, बिल्कुल संभव है ही नहीं। शिक्षा के स्तर में वृद्धि के लिए समाज के स्वदेशी संसाधनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो शिक्षा का जो स्तर था, लेवल था, उसमें वृद्धि करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए जो हमारे स्वदेशी संसाधन थे, उन्होंने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब यहां देखिए लाहौर 1885 ईस्वी में आर्य समाज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल की स्थापना की। अब 1885 ईस्वी में क्या होता है, आर्य समाज ने क्या किया, लाहौर के अंदर क्या किया बच्चों, उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल की क्या कर दी बच्चों, स्थापना कर दी। ठीक है, आगे उत्तरी भारत में ब्रह्म समाज ने देश में अनेक शिक्षण संस्थानों की क्या की, स्थापना की। देव समाज ने उत्तरी भारत में अनेक विद्यालय व कॉलेजों की स्थापना की। अब ब्रह्म समाज क्या थे बच्चों, ब्रह्म समाज ने क्या किया, देश में जो अनेक शिक्षण संस्थान है, अन्य शिक्षा के संस्थान जो है, उनकी स्थापना की। उत्तरी भारत में अनेक क्या किया बच्चों, विद्यालय व कॉलेज, स्कूल और कॉलेजेस दोनों की स्थापना की। किन्होंने बच्चों, ब्रह्म समाज ने। ठीक है, आगे देखिए अलीगढ़, सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। किस स्कूल की,
एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, कहां पर? अलीगढ़ में। किसने किया बच्चों? ये सैयद अहमद खान ने किया। 1875 ईस्वी में यहाँ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। और उसके बाद स्कूल के बाद 1875 में क्या किया गया बच्चों? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना की गई। धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त यहाँ वैज्ञानिक व पश्चिमी शिक्षा भी दी जाती थी। धार्मिक शिक्षा तो दी जाती थी यहाँ पर वैज्ञानिक शिक्षा हो गई, और वैज्ञानिक शिक्षा के बाद पश्चिमी शिक्षा वह भी दी जाती थी इन स्कूल और कॉलेजेस में। आगे देखिए बड़ौदा। अब महाराज सयाजी राव ने बड़ौदा में शिक्षा का प्रसार किया। उन्होंने जो बड़ौदा के जो महाराज थे सयाजी राव, उन्होंने भी शिक्षा का प्रसार किया। उन्होंने बहुत से विद्यालयों की स्थापना की व शिक्षा के लिए बहुत सा दान भी दिया, बहुत सारा दान दिया, और शिक्षा की स्थापना के लिए बहुत सारे विद्यालयों की स्थापना की। ठीक है, विस्तार के लिए शिक्षा के। महाराज सयाजी राव विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित किया गया। महाराजी सयाजी राव विश्वविद्यालय कहाँ है बच्चों? बड़ौदा में है। बनारस एवं अहमदाबाद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्थापित करने का श्रेय पंडित मदन मोहन मालवीय को जाता है। अब बच्चों बनारस जो हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी? तो बच्चों उसकी स्थापना की थी किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। उन्होंने अहमदाबाद में विद्यापीठ की स्थापना की। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा में क्या है बच्चों? भारतीय शिक्षार्थियों ने भी शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण करने में अपना बढ़ चढ़ के इंटरेस्ट दिखाया। वे चाहते थे कि एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित किया जाए जो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली से बिल्कुल भिन्न हो। ठीक है, वह ये चाहते थे कि ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित की जाए भारत में जो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली है उससे एकदम अलग थी, और उसके परिणाम भी बच्चों क्या? सकारात्मक हो। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों नेता भारतीयों को शिक्षा देने के काफी करीब थे। जो महात्मा गांधी थे जिन्होंने जो शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की नींव रखी। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर जो दोनों नेता, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी और महात्मा गांधी ने भी, जो भारतीय लोगों को शिक्षा देने के क्या किया बच्चों? बहुत ज्यादा वकालत की। ठीक है, बहुत काफी करी थी शिक्षा देने के भारतीयों को। महात्मा गांधी ये पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। इन्होंने बेसिक शिक्षा की नींव रखी भारत के अंदर। वे भारत की वास्तविक शिक्षा में विश्वास रखते थे। वह सभी विद्यार्थियों को बच्चों क्या? शिल्प कला की शिक्षा देकर उन्हें स्वावलंबी एवं श्रम के महत्व को समझाना चाहते थे कि सभी बच्चों को क्या? शिल्प कला की शिक्षा देनी चाहिए ताकि वह स्वावलंबी बन सके और श्रम के महत्व को समझ सके। उनका विश्वास था कि इससे उनके मस्तिष्क, शरीर और आत्मा का विकास होगा, और ऐसा करने से क्या होगा बच्चों के? मस्तिष्क का, शरीर का और आत्मा का सभी का बराबर विकास होगा। ठीक है, ऐसा गांधी जी का मानना था। अब साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, मतलब आपने 10th 12th पास कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया तो यही आपकी शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब है कैसे आप प्राणी हैं, कितना आपके पास ज्ञान है, कितना आप सभ्य हैं, यही साक्षरता होती है। अब महात्मा गांधी ने लिखा, क्या लिखा? शिक्षा से मेरा आशय इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही आरंभ। तो साक्षरता शिक्षा का शुरुआत भी नहीं, उसका ही एंड भी नहीं, ऐसा गांधी जी कहते हैं। मनुष्य की जो देह है, यानी कि जो बॉडी है, मस्तिष्क है और जो उसकी फीलिंग है, उन सभी के अंदर जो श्रेष्ठ तत्वों को लाया जाए उसी को बच्चों शिक्षा कहते हैं, ऐसा गांधी जी ने कहा है। यह तो केवल एक साधन है, ऐसा गांधी जी ने कहा शिक्षा के लिए, जिसके द्वारा पुरुष और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं होती है। साक्षरता क्या होती है? तो स्वयं शिक्षा नहीं होती, इसलिए साक्षरता में और शिक्षा में थोड़ा अंतर है। मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उनकी कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मतलब उन्होंने प्रैक्टिकली काम करने पर जोर दिया। गांधी जी ने बोला कि उन्हें शिल्प कला सिखाऊं, कुछ बनाना सिखाऊंगा जिससे वो अपने जीवन यापन कर सके, कुछ बना सके। ठीक है, कुछ रचना करने की क्षमता आ सके उसके अंदर, तो मैं उसको इस तरीके से तैयार करूंगा बच्चे को, ऐसा गांधी कहते हैं। कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस प्रकार की शिक्षा से ही संभव है जिसमें आप उसको स्किल्स सिखाएं, केवल नंबर के लिए क्लासेस नहीं पास करवाते जाए।
उसमें उसको स्किल आना चाहिए, गुण आना चाहिए। इस प्रकार सर्वोच्च विकास मिल सके, इस प्रकार की शिक्षा देने के पक्ष में गांधी जी होते हैं। प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से भी पढ़ाया जाना चाहिए। केवल यंत्रों के द्वारा ही नहीं, वैज्ञानिक ढंग से उसके पीछे लॉजिक क्या है और उसकी प्रासंगिकता क्या है, इन सबको समझाते हुए भी बच्चों पढ़ाया जाने चाहिए, शिक्षा को देना चाहिए। ठीक है, वैज्ञानिक ढंग भी लाया जाना चाहिए शिक्षा में। और अर्थात प्रत्येक बच्चे प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए कि ये प्रक्रिया क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, इसके क्या प्रभाव है, क्यों क्यों करना है, ये सब बच्चे को पता होना चाहिए। आगे देखिए रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा पर क्या बोलते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय एक सर्वोच्च शिक्षा संस्थान है जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाल के शांति निकेतन में की गई थी। कहां पर बच्चों? जो बंगाल में शांति निकेतन है वहां पर इनकी स्थापना की गई थी। किसने की थी बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, विशाल भारतीय विश्वविद्यालय सर्वोच्च शिक्षा संस्थान है। ठीक है, तो बच्चों वे पश्चिमी व भारतीय शिक्षा प्रणाली को लागू करना चाहते थे। वह पश्चिमी शिक्षा हो गई और भारतीय शिक्षा प्रणाली दोनों को लागू करना चाहते थे। शांति निकेतन के छात्रों को संगीत नृत्य के अतिरिक्त विज्ञान एवं तकनीकी की भी शिक्षा दी जाती थी। तो शांति निकेतन था ना बच्चों, शांति निकेतन के अंदर छात्रों को संगीत के लिए, नृत्य के लिए और इनके अलावा विज्ञान और तकनीक की भी शिक्षा दी जाती थी। विज्ञान की प्रगति। शिक्षित भारतीयों का मानना था कि भारत के पिछड़ेपन का मुख्य कारण विज्ञान है। ऐसा कौन मानता था बच्चों? शिक्षित भारतीय थे, वो कहते थे कि जो पिछड़ापन, जो उसका भारत के अंदर जो पिछड़ापन है उसका मुख्य कारण क्या है? विज्ञान है। उन्होंने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में विज्ञान के विभागों की स्थापना की। किसने बच्चों? किसने स्थापना की बच्चों? तो जो भारतीय समाज सुधारक थे इन्होंने स्थापना की बच्चों। ठीक है, विज्ञान के विभागों की। 1876 ईस्वी में महेंद्र सिंह सरकार ने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की। किसकी स्थापना की बच्चों? महेंद्र सिंह सरकार ने 1876 ईस्वी में बच्चों उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की। ठीक है, स्थापना के बाद बच्चों 1920 ईस्वी में भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ की स्थापना की गई। जो 1920 ईस्वी में क्या हुआ बच्चों? भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो संघ था, भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ की स्थापना की गई। वैज्ञानिकों ने देश के विभिन्न भागों में अपने विचार रखे। अलग अलग देश के भाग थे, उन अलग अलग भागों से अपने विचार जो है वो सामने रखे। डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर जेसी बोस, डॉक्टर एसएन बोस, मेघनाथ शाह व बीरबल साहनी इस समय के महान वैज्ञानिक थे। कौन कौन थे महान वैज्ञानिक बच्चों? महान वैज्ञानिक थे डॉक्टर सीवी रमन थे, ठीक है, डॉक्टर जेसी बोस थे, डॉक्टर एसएन बोस थे, मेघनाथ शाह व बीरबल साहनी इस समय के महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने देश के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न आविष्कारों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो बच्चों आइए पाठ के बाद कुछ बिंदुओं में पाठ को दोहरा लेते हैं। तो बच्चों अंग्रेजों के भारत आगमन से पूर्व भारत में शिक्षा प्रणाली बहुत लचीली थी और उनके आते ही शिक्षा प्रणाली बहुत जटिल हो गई और पूरी तरीके से चरमरा गई। ठीक है, एक घोषणा पत्र के जारी होने के बाद 1813 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी जो कि वेस्टर्न लैंग्वेज मानी जाती थी, शिक्षा का आरंभ हुआ। कब बच्चों? 1813 ईस्वी में। ठीक है, एक घोषणा पत्र के जरिए शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया, क्योंकि अगर अध्यापक ही प्रशिक्षित नहीं होगा, अध्यापक कोई नहीं आएगा तो बच्चों क्या पढ़ाएगा। इसीलिए बच्चों शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अध्यापकों को क्या किया गया? बच्चों प्रशिक्षित किया गया। शिक्षा के स्तर में वृद्धि के लिए समाज के स्वदेशी संस्थानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा का जो स्तर था उसके वृद्धि के लिए समाज के स्वदेशी संस्थानों ने क्या किया बच्चों? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराज सयाजी राव ने बड़ौदा में शिक्षा का प्रसार किया। जो महाराज सयाजी राव ने क्या किया? बड़ौदा में बच्चों शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, वहां पर स्कूल्स खुलवाए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों नेता भारतीयों को शिक्षा देने के काफी करीब थे। वह चाहते थे कि भारतीय शिक्षित हो और कुछ स्किल हो उनके, जिनसे अपनी रोजी रोटी कमा सके, ज्ञान पा सके, सभ्य नागरिक बन सके, अपने व्यवहार को नियंत्रित व सुधार कर सके।
ठीक है। आगे 1920 ईस्वी में बच्चों भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ की स्थापना की गई। कब की गई बच्चों? 1920 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ की स्थापना की गई। तो बच्चों ये था हमारा प्यारा सा चैप्टर जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।